हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष तांगिल इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 11th क्लास सेट बी सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन 80 नंबर का प्रश्न पत्र है ये। और इसका सेट ए में पहले अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि उसका वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ। और यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं सेट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और कैसे प्रश्न संभावित आ सकते हैं, ये आपके लिए यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इसलिए आपसे करवाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से मेन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और ये इसके साथ साथ में आप जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को इजी तरीके से सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कि आज के इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर एक बार फिर मैं बोल देता हूं, मैं आपको 11th इंग्लिश का सेट बी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। फिर बच्चों हमेशा आपको यहाँ पर एक अनसीन पैसेज देखने को मिलता है हमेशा हमको, और लगभग 11th में अनसीन पैसेज जो आता है ये 10 नंबर का अनसीन पैसेज आता है, पहला ही पैसेज होता है। ठीक है, और ये अनसीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पैसेज को लगभग 2 या 3-4 बार आपको अच्छे से आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन की थिंक को समझना है। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसे हो सके तो पेंसिल से अंडरलाइन करना है, जो प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ संभावित आंसर्स भी बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के बारे में मैं बात भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, आज की इस वीडियो में पहला प्रश्न पूछा गया, इन नेचर वन ऑफ द लोवेस्ट साउंड इज। देखिए यानी कि प्रकृति में सबसे प्यारी ध्वनि में से एक है। तो यहाँ इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर लिखा है, द साउंड ऑफ द बर्ड इज टू लोवेस्ट साउंड इन नेचर। यानी कि हमको यहाँ से तो यहाँ तक का पहला आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, द साउंड ऑफ बर्ड्स। अब द साउंड ऑफ बर्ड्स ये कहाँ ढूंढेंगे हम, यानी कि हमारे पास में तो ऑप्शन है ना, तो द साउंड ऑफ बर्ड्स हमारे पास में ऑप्शन है, मतलब हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको पहले प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चा, आपको बोल रहा है कि व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। यानी कि आपका जो दूसरा प्रश्न, यानी कि एक जंगली पक्षी रात में प्रवास जब करता है तो वो क्यों रोता है या क्यों चिल्लाता है ना। माइग्रेट करना यानी कि वहां पर आपको प्रवास करना यानी कि रहना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है, तो देखो दूसरे प्रश्न का आंसर भी आपको बहुत इजी तरीके से, ऑप्शन आपके सामने 4 है ना। अब ये चारों ऑप्शन से कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ को आपको देख रहा है कि यहाँ पर देखो आपके जो है ना जो क्वेश्चन है, यानी कि कीप द वर्ड्स टुगेदर, है ना। अब यहाँ पर आपको पूरे जो आपने पढ़ लिया, आप है ना पूरा पैसेज पढ़ लिया है ना। पढ़ने के बाद में है ना मैं आपको यहाँ पर इसमें बता रहा हूँ कि जो आपका जो पूरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर यानी कि देखिए यहाँ मिल रहा है आपका कि दिस क्राइस कीप टुगेदर, है ना। यहाँ पर आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। अगर आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो व्हेन द वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट, है ना, दे क्राई आउट, दिस क्राइस में कीप द बर्ड्स टुगेदर एंड। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ में आ रहा है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये कहाँ पर लिखा है, यानी कि हमारा जो सही आंसर बनेगा कौन सा बन रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर आपको निकालना है। अब उसके बाद में देखो आपके सामने तीसरा प्रश्न क्या है, हाउ डज द मॉकिंग बर्ड अर्न इट्स नेम। यानी कि जो मॉकिंग बर्ड है वो अपना नाम कैसे कमाता है। तो जो मॉकिंग बर्ड है वो अपना नाम कैसे कमाता है, तो यहाँ पर है ना, यानी कि आपका ए ऑप्शन से इसमें सही हो जाएगा, यानी कि इट मिमिक्स ऑफ द साउंड ऑफ द अदर बर्ड्स। यानी कि वो एक दूसरे की जो आवाज होती है ना, एक दूसरे की आवाज को वह अन्य पक्षी की नकल करता है, यानी कि एक दूसरे की वो कॉपी करता है ना। तो वहां से मॉकिंग बर्ड अपना नाम कमाता है, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही है। आपको आराम से इसमें ढूंढने में मिलेगा, यानी कि एकदम लास्ट में इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ये दे रखा है, एक दूसरे का वो कॉपी करते हैं,
है ना, और ये वाला आपका प्रश्न का आंसर है। फिर देखो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4 है आपका कौन सा है, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज इज, यानी कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है, यानी कि पक्षी अपनी भाषा नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि आपका प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखो जरा आपका आंसर इसमें दे रखा है, यानी कि यहाँ देखो क्यों नहीं सीखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, है ना। देखो बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज यहाँ दे रखा है। अब ये वाला इतना यहाँ से छूटा हुआ मिस है ना, तो जो मिस है मतलब कि वही आपका उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भाई कौन सी लाइन मिस है, यानी कि इट इज इन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारे ये मिस हो रहा है, मतलब कि यही हमारा आंसर है, यानी कि यहाँ उनकी जन्मजात प्रवृत्ति है, किसकी देन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इसी प्रकार से आपको उनको समझना है और आपको आंसर्स छांटना है, ठीक है। चलो जानते हैं हमारा पांचवा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। पांचवा प्रश्न ऑफ द नाउन फॉर्म ऑफ द मोकिंग। तो देखो मोकिंग आपका नाउन फॉर्म बताना है, मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म हो रही है तो मोक आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, है ना, अगला प्रश्न है आपका द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट, है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि टू कम्युनिकेट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद में नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का समूह से क्या कहा गया, तो उसे फ्लॉक बोला गया, यानी कि झुंड, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर नंबर 8, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द अबो पैसेज, है ना, तो इंपोर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड है, यानी कि मेन आइडिया हमको यही दिया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा प्रश्न क्रमांक 8 का। 9 देख लेते हैं, व्हाई डज द मदर हेन मेक साउंड, है ना, तो ये टू फीड हर चिक्स, वो अपने बच्चों को भोजन देती है, टू प्रोटेक्ट देयर हर चिक्स, और उनकी रक्षा करती है, यानी कि दोनों करता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्ड्स, है ना, तो यहाँ पर आपको इसका यानी कि इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ए और सी इसमें सही होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर टेलीविजन के बारे में पूरा पैसेज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन आपका सबसे पहले तो टाइटल हो गया, है ना, टाइटल हो गया द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन, और पॉइंट्स में बच्चों आपको यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना है, मतलब इसके जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड को उठाकर लगभग आपको 3-4 पॉइंट में, है ना, 3-4 पॉइंट में नोट्स प्रिपेयर करना है ज़्यादा, है ना। इसका वैसे मैंने ऑलरेडी अलग एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। सेक्शन बी देख लो, यहाँ पर आपको सेक्शन बी में क्या करना है, यानी कि एक पोस्टर प्रिपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर आप चाहें तो इसमें बम ब्लास्ट का एक पोस्टर प्रिपेयर करना है, पहला वाला, ठीक है, बम ब्लास्ट वाला पोस्टर आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं इस वीडियो के एंड में, है ना, मैंने एक जितने भी सारे पोस्टर हैं उनका एक अलग से एक वीडियो बनाया है ना, चाहे तो इस वीडियो के एंड में मैं वहां पर लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जितने भी सारे हैं वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद में योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आपके पिताजी का दूसरे शहर में स्थानांतरण होगा और आप क्या चाहते हैं, आप घर की कुछ वस्तुओं को बेचना चाहते हैं और एक विज्ञापन तैयार करना चाहते हैं लोकल न्यूज़पेपर में जिससे आप दे सकें। तो कुछ भी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फ्रिज, जो भी आपके मन में आए वो कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पर एक विज्ञापन आपको बनाकर यहाँ पर इसमें प्रेजेंटेशन करना है। प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है, जो कि अभी अभी हाल ही में त्रैमासिक शायद या अर्धवार्षिक में पूछा गया था, तो उसी को रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लो, यहाँ पर इसके ओआर में यानी कि ब्रिलियंट सक्सेस का आपको लेटर यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो यथासंभव दोनों में से किसी एक प्रश्न की लिंक भी मैं, है ना, इस वीडियो के एंड में जब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी लिंक, ब्रिलियंट सक्सेस की लिंक में दे दूंगा। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि यहाँ पर किसी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, है ना, किसी भी वन टॉपिक से के ऊपर एक आर्टिकल प्रिपेयर करना है, यानी कि 120 वर्ड्स में लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, है ना, चाहे तो आप जो भी आपके मन में आए वो, है ना, तो संभावित ये वाला प्रश्न का आंसर भी आपको मिल जाएगा। फिर अगला देख लो, है ना, यानी कि प्लांटेशन ऑफ वीक, है ना, इकोक्लेप्स,
तो ये वाला क्वेश्चंस दोनों में से कोई एक भी करना है। अब चलो चलते हैं हम सेक्शन सी यानी ग्रामर पर। हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन आइसलैंड फॉर 6 मंथ। देखो अब यहाँ पर आइसलैंड यहाँ पर लिखा है, आपका क्या हो रहा है, स्वर हो रहा है। बिल्कुल आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सर, एन आ रहा है, मतलब यहाँ पर पहले में हमारा एन आंसर आर्टिकल सही होगा। दिस इज द मेन डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल डेली। भैया वो आदमी है जो प्रत्येक दिन अच्छी ताजी सब्जी देता है ना, डिलीवर करता है, तो जो है ना, तो यहाँ पर आपका हूँ ऑप्शन से सही हो जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स है ना मस्ट बी फॉलोड, तो उसके बाद में मस्ट आ जाएगा इसमें। उसके बाद में प्लेस द पेन ऑन द टेबल, भाई उस पर रखा है ना, पर सरफेस हो रहा है, इसका मतलब इसमें ऑन आ जाएगा, यानी कि चौथे में ऑन। उसके बाद में आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों आपका वी वर लेट फॉर द शो, वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी, है ना, तो यहाँ पर आपका बट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 6 में आपका द चिल्ड्रन आ रहा है, बहुवचन हो रहा है, इसका मतलब बहुवचन के साथ में आर प्लेइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ग्रामर, वैसे पहले आप समझ लीजिए क्या करना है ना। वैसे मैंने इसके आंसर नीचे देख पूरे अच्छे से, ताकि आपसे गलती ना हो, ये नीचे मैंने सारे आंसर्स इसके लिख दिए, लेकिन आप इसे समझे भी सही, है ना। आंसर तो आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, एसोनेस हटेगा, उसके स्थान पर रिप्लेस करना है आपको, नो सोनार लगाना है, कर दिया। इतना नो सोनार के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपको डू डस डिड लगाना है, तो यहाँ पर डिड लगेगा क्योंकि क्लोज्ड सेकंड फॉर्म है। डिड के बाद में ही और क्लोज V1 हो जाएगा, है ना, यानी कि V1 हो जाएगा और इससे डी हट जाएगा, ठीक है, और कॉमा के स्थान पर देन हो जाएगा, है ना। तो ये पहला आंसर आपके सामने देखो, नो सोनर ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रिंग, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपका, दूसरे प्रश्न में आपको रिलेटिव क्लॉज का प्रश्न है, द गर्ल हु इज कजन इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है। तीसरा प्रश्न में आपने क्या करा, तीसरा प्रश्न देख लो, है ना, तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए आप। तीसरे प्रश्न में क्या करा, आपको अपने इफ के स्थान पर रिप्लेस करके अनलेस लगाया, और अनलेस के बाद में, है ना, अनलेस लगाने के बाद में आपने सेंटेंस से नॉट रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद में चौथे में आपका, है ना, जो कि अभी मैंने 4 दिन पहले ही ये वाला क्वेश्चन है ना क्लास में आपको अच्छे से सोल्व करवाया है ना। ये नरेशन के प्रश्न या ग्रामर के जितने भी सारे क्वेश्चंस ये करवाए हैं, और वही प्रश्न देखो आज इस प्रैक्टिस पेपर के सेट बी में पूछे गए हैं, ठीक है। देख लीजिए आप इनको भी, यानी कि यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर आपका नरेशन का प्रश्न दे रखा है, द गर्ल सेड, द गर्ल, अब द गर्ल सेड नो चेंज होगा, द गर्ल अब आपने लिख दिया द गर्ल, वैसा का वैसे लिख दिया, सेड नो चेंज होगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया। अब यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जिसका प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पर जा रहा है, तो सी हो गया, और सी के बाद में आपके सेंटेंस में हैव आया है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, हेड लग गया, और लॉस्ट वैसा का वैसे ही होगा, और माई से हर हो जाएगा पर्स, है ना। यही आंसर देखो, यही आंसर आपको नीचे मिल गया, द गर्ल सेड दैट शी हैड हर पर्स, इस प्रकार से आपका आंसर बन गया, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 5 में आपको व्हाट इज बीइंग कट बाय रवि, आपका ये आपका एक यहाँ पर पैसिव बन गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में बताना कौन सा अंडरलाइन है, तो वो नाउन क्लॉज है। चलो समझ में आ रहा होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और उसके बाद में बच्चों देख लेते हैं हम सेक्शन डी, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई से ये वाला चैप्टर लिया गया है ना, हाँ यस उसी से लिया गया है, हॉर्नबिल बुक का चैप्टर है हमारी। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, जो राइटर था यानी कि जो लेखक था उसका व्यवसाय कौन सा था, उसका ऑक्यूपेशन, तो वो एक बिजनेसमैन था। आपने लेसन को अच्छे से पढ़ रखा है ना, यानी कि कौन था, वो एक बिजनेसमैन था, है ना। यहाँ पर देखो ओल्ड बिजनेसमैन, है ना, 30 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, है ना, आपने लेसन भी समझा है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, व्हाट डज अ सिफारिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, है ना। तो सिफारिंग का मतलब आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि यहाँ पर सिफारिंग का मतलब आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपका प्रश्न पूछा गया सिफारिंग का मतलब यहाँ पर बताना है, तो रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, है ना, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से सही होगा।
उसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न देख लो। और बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी सारे एग्जाम के सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द देयर बोट। जो बोट थी यानी कि जो नाव थी उसका नाम क्या था, तो वेव वॉकर उसका नाम था, ठीक है ना, जो कि पैसेज में हमारे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लो भैया, आगे आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया, विच ऑफ दिस इज अ सिमिलर इन मीनिंग टू लीजर। लीजर मतलब होता है फुर्सत, मीन्स बहुत कम टाइम, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यानी कि फ्री टाइम आपका बी ऑप्शन से सही होगा, ठीक है। आगे देख लो, यानी कि यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5, द राइटर विश टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, है ना। क्या है ना, जो राइटर है हमारा कैप्टन कुक्स, है ना, तो उस 200 वर्ष पहले के, इससे पहले वर्ल्ड वेब के राउंड लगाया था। ये बात सत्य है क्या, उसने कॉपी उसका किया क्या, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू इसमें आ जाएगा, ट्रू, है ना, ट्रू लिखना है। फिर बच्चों यहाँ पर आपके सामने पोयम यानी कि प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 की पोयम देख लेते हैं भैया, है ना। प्रश्न क्रमांक 9 की पहली पोयम पूछी गई है यहाँ, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन से हमारी पोयम पूछी गई है, यानी कि हाउ डज द वॉइस ऑफ द रेन डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन, है ना। यानी कि पहला जो प्रश्न है तो आपका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि इट्स कम्स फ्रॉम द बॉटमलेस सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से सही होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल मीनिंग का अर्थ क्या होता है, यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसे बोला गया है इम्पैल्पेबल, है ना। यानी कि आपका डी ऑप्शन से सही होगा। अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट वेयर डज द वॉइस ऑफ द रेन राइस, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेवन, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो फिर उसके बाद में इसका बी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एन अवर elapsed, ये वाला जो चैप्टर है से आपने को बताना हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है यानी कि ये स्नैपशॉट से पूछा गया है ना। तो इसको समझ लेते हैं हम, स्नैपशॉट से जो पूछा गया है ना। तो उसमें यहाँ पर प्रश्न, हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो नया बच्चा जिस जन्म लिया था वो कैसा था, तो वो लाइफलेस था, यानी कि वो निर्जीव था, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये डॉक्टर के लिए एक बहुत स्ट्रगल पॉइंट था कि वो पहले उसकी मदर को सेव करे कि वह अपने बच्चों को सेव करे, उसके बच्चों को सेव करे, है ना। तो ये डॉक्टर के लिए बहुत, और अभी अभी हाल ही में न्यू मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद में डॉक्टर, है ना, डॉक्टर आता है और वह दोनों को इस लेसन के एंड में दोनों को बचा लेता है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं, व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रयू कॉन्फ्रंट, है ना। तो यहाँ पर है ना, जो भाई डॉक्टर के लिए दोनों को बचाने, एंड्रयू जो डॉक्टर था उसके लिए बचाने के लिए क्या बाधा उसके सामने आई थी, तो वह, है ना, यानी कि उस बच्चे को भी बचाता है और उसकी मदर को भी बचाता है, यानी कि टू सेव चाइल्ड और मदर, यानी कि आपका ए ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि इन द डिलेमा ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रयू डू, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा लेफ्ट टू हैंडल टू द नर्स, यानी कि, है ना, वह उस बच्चे को उस नर्स के हाथ में दे देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन से आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने, यानी कि सिमिलर बताना है। डेस्परेट मीन्स निराशा का सिमिलर तो फ्रैंटिक हो जाएगा, ठीक है। इसका सिमिलर हो जाएगा फ्रैंटिक, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो आप इनके में हो सके तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इनके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी भी प्रश्न में अगर कन्फ्यूज़न है, कहीं डाउटफुल हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,
टेक केयर, थैंक यू सो मच।